जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करने के लिए आज हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उन कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनमें wordpress.com या blogger.com वेबसाइट अवेलेबल है। बट इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए पहले हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, या इंस्टेंस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा। यूज़र अकाउंट बनाने के बाद आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सेम एज जैसे आप जीमेल अकाउंट का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बना के व्हाट्सएप फैसिलिटी को यूज़ में लेते हैं, वैसे ही आप ब्लॉगर वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं तो ब्लॉगिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, तो साथ साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ टिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ हार्मफुल भी, ये सर्विस हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि हम अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मल्टीपल पर्सन्स उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो क्या व्यूज़ हैं कि पहली चीज़ ये कि पोस्टिंग टू रिमेंबर वाइल राइटिंग ब्लॉगिंग, कि जब आप ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो आप ब्लॉग लिखते समय या ब्लॉग को पोस्ट करते समय हमेशा राइटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, कहीं उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई अब्यूजिंग वर्ड्स तो आपने यूज़ नहीं दिए हैं जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो वो आपकी व्यू को डिफाइन करते हैं और कई सारे पर्सन आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं। तो हमेशा राइटिंग टूल क्लियर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि अगला पर्सन को पढ़ सके। नो योर टॉपिक एंड योर ऑडियंस वेल, इट विल इंपॉर्टेंट नो अबाउट द लाइक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस वेल यू विश टू राइट द गुड ब्लॉग। कि जब ब्लॉग का यूज़ करते हैं तो जो ब्लॉग आप लिख रहे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए जा रहा है, तो ऑडियंस आपके व्यूज़ को समझ सके, आपके नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सके, आपके राइटिंग ब्लॉग को रीड आउट कर सकें, उनके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से हमें ब्लॉग को लिखना चाहिए। नेक्स्ट होता है सेलेक्ट द टॉपिक दैट इज इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग, राइट एट्रैक्टिव कैप्शन इन ओपनिंग सेंटेंस टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। जब ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग लिखते समय हमेशा आपको एक एट्रैक्टिव नोट्स और कैप्शंस और लेबल्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। क्लियर? अगर आपने जो चीज़ लिखी है अगर आपके लेवल से अट्रैक्टिव नहीं है या एक एनर्जेटिक नहीं है तो कोई पर्सन उससे पढ़ना, उसको विजिट करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई व्यूज़ आपके बहुत हाईली हैं, आपकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, तो नहीं चाहते हुए कोई पर्सन उसको जब देखेगा तो एक बार उसको रीड आउट जरूर करेगा। तो आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो एक एट्रैक्टिव, एक एंगेजिंग और एक एनर्जेटिक होने चाहिए। नेक्स्ट होता है बी श्योर द डेटा इन योर ब्लॉग एंड और प्रोफरीड इट विल एज एन एरर फ्री पोस्ट। जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो आप राइटिंग कर रहे हैं, वो राइटिंग एरर फ्री है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप राइटिंग कर रहे हैं वो राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई उसमें कहीं एरर्स हो, मिस्टेक्स हो और कोई पर्सन उसे पढ़ ही ना सके, ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो इन बातों का हमें हमेशा ब्लॉग करते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑफलाइन ब्लॉग। तो ऑफलाइन ब्लॉग का मतलब ये है कि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो एक होता है ऑनलाइन ब्लॉग, एक होता है ऑफलाइन ब्लॉग। तो ऑनलाइन ब्लॉग में हम वेबसाइट पर जाकर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट के थ्रू हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जो हमेशा ऑनलाइन मोड में ही होता है। लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम चाहें तो ऑफलाइन ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ब्लॉग यूज करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कई सारी डमी वेबसाइट्स आती है। उन वेबसाइट्स पे या उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप ब्लॉग लिख सकते हैं और थ्रू नेटवर्किंग आपसे आप शेयर कर सकते हैं या राइटिंग कर सकते हैं। कैसे यूज़ में लेते हैं? यू कैन ऑल्सो ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए ब्लॉग इन द ऑफलाइन मोड एंड पब्लिशिंग द कंटेंट वेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अनअवेलेबल। देर आर मेनी ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर अवेलेबल, ब्लॉगजेट एंड ब्लॉगडेस्क। इसका मतलब ये हो गया कि आज कई सारी ऑफलाइन फैसिलिटीज़ या ऑफलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना ब्लॉग राइट डाउन कर सकते हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी फैसिलिटी को हम कहते हैं ब्लॉग फैसिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने जो इस टॉपिक को रीड आउट किया, तो इस टॉपिक में दो टॉपिक हमने देखे, ब्लॉग और इंस्टेंट मैसेजिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर अपने इन चीज़ों को यूज करने के लिए पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं और आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप का एक्सेस करने के लिए या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए या नेटवर्किंग का यूज़ करने के लिए या सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको अपना यूज़र अकाउंट बनाना होता है। अगर ऑलरेडी यूज़र अकाउंट बना हुआ है तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर नया यूज़र अकाउंट बना के उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो इन नेटवर्किंग फैसिलिटी को या ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए
सबसे पहले हमें पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर अपना यूज़र अकाउंट बनाना होगा। उस यूज़र अकाउंट बनाने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू या रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होने के बाद आईडी पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आपस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इन फैसिलिटीज़ को हम कहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज फैसिलिटीज़। अब इन्हीं फैसिलिटीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि बेटा कि हम ये जानते हैं कि आज नेटवर्किंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। आज नेटवर्क के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। आज हर पर्सन नेटवर्क के थ्रू आपस में ज्वाइन है और नेटवर्क के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं कि आज जहाँ लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन के केस में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती तो हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। तो इन दोनों टॉप मोस्ट फैसिलिटीज़ के बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी यूज़ में आती है, नेटवर्किंग की नेक्स्ट फैसिलिटी यूज़ में आती है, दैट इज़ ए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये होता है जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। इट मीन्स कि ऑनलाइन बेस पर अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कि ऑनलाइन बेस पर अगर प्रोडक्ट परचेस करना हो, ऑनलाइन बेस पर ही प्रोडक्ट को सेल करना हो, तो उस फैसिलिटी को हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। कैसे यूज़ में लेते हैं हम सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ई कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन। मैनी कंपनीज हैव सेट अप देयर वेबसाइट विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑर्डर एंड परचेज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ऑनलाइन मोड या इंटरनेट के मोड के थ्रू अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और कोई भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस फैसिलिटी को हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कस्टमर हैव द फैसिलिटी टू पे यूजिंग द कैश, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एंड एक्सेट्रा। कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का यूज करके अपना पे कर सकता है और कंपनीज को पे कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम नेटवर्किंग मोड के थ्रू या इंटरनेट का यूज करते हुए अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन मोड को हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इस सर्विस को हम कहते हैं ई कॉमर्स फैसिलिटी या ई कॉमर्स सर्विस। जब हम ई कॉमर्स सर्विस का यूज़ करते हैं तो ई कॉमर्स सर्विस में कई सारी सर्विसेज होती है। इन्हीं सर्विसेज में मेनली दो तरह की सर्विस होती है, एक होती है ई शॉपिंग, एक होती है ई रिजर्वेशन। तो फर्स्ट सर्विस यूज में आती है दैट इज ए ई शॉपिंग। तो ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है? ई शॉपिंग का मीनिंग होता है बाइंग प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेट, दिस फैसिलिटीज कॉल्ड द ई शॉपिंग। कि अगर हम ऑनलाइन मोड में किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को जनरली परचेस करते हैं, तो इस फैसिलिटी को हम कहते हैं ई शॉपिंग। हम जानते हैं कि आज हम घर बैठे किसी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो इस फैसिलिटी को हम कहते हैं ई शॉपिंग फैसिलिटी। लेकिन जब हम ई शॉपिंग का यूज करते हैं तो ई शॉपिंग के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उन्हीं बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट यूज में आता है टाइम सेविंग। तो टाइम सेविंग का मतलब होता है कि आज ई शॉपिंग का यूज करने से में कई सारे एडवांटेज और कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। पहला बेनिफिट प्रोवाइड होता है टाइम सेविंग। तो टाइम सेविंग का मतलब होता है कि शॉपिंग ऑनलाइन सेव द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू ए शॉप एंड लुक फॉर द प्रोडक्ट्स। कि पहली चीज़ ये है कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मार्केट जाना होता है। तो मार्केट जाने पर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बट आज हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, ई शॉपिंग के थ्रू घर बैठे बैठे किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली इन्वाइट कर सकते हैं या ऑर्डर बुक कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो विद इन ए सेकेंड हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इससे हमारा ट्रेवल टाइम सेव हो जाता है। हम कम टाइम के अंदर किसी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज ए टाइम सेविंग। नेक्स्ट फीचर होता है वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। कि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू हमारे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कैसे? सम मार्केट्स माइट बी फेमस फॉर गारमेंट वाइल सम अदर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन। कि आज जब हम ऑफलाइन मोड के अंदर किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जाते हैं, तो मार्केट जाने पर कुछ मार्केट के अंदर गारमेंट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ मार्केट में किचन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में जाना होता है। इससे हमारा टाइम कंज्यूम होता है, प्लस हमें काफ़ी ट्रैवल टाइम कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, प्लस ट्रैवल टाइम काफ़ी लग जाता है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए काफ़ी टाइम एक्सेस होता है। तो इस प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए आज कई सारी ऑनलाइन मार्केटिंग में फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कई सारे स्नैपडील, कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं। उन पोर्टल्स पर डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट टाइप के हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट से हम कहीं से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये हो गया कि आज जब आप ऑनलाइन बेस पर प्रोडक्ट परचेस करते हैं
तो कई बार आपको डिस्काउंट मिलते हैं, प्लस आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, आपको कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपका काफ़ी ट्रेवल टाइम लगता है। जो आप प्रोडक्ट परचेस करने चाहते हैं तो फेयर का जो चार्जेस लगता है वो भी हमारा ऐड हो जाता है, तो हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाती है, ऑनलाइन के बेस पर हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू, कि आज जब हम ऑनलाइन मोड में किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो प्रोडक्ट को परचेस करने पर हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उस वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है। तो हम प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उस प्रोडक्ट का ओवरव्यू देख सकते हैं कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस कंपनी ने बनाया है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये सारे व्यूज़ हम एक्चुअली विजिट कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, इसलिए हमारे लिए ये सर्विस अवेलेबल है। इसी बेनिफिट्स के साथ साथ में ई शॉपिंग के कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहला ड्रॉबैक होता है नॉन ट्रस्टेड साइट। नॉन ट्रस्टेड साइट का मतलब होता है कि आज ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। आज कई सारी डम्मी या कई सारी फ्रॉड वेबसाइट्स अवेलेबल होती है जो कई पर्सन के साथ में फ्रॉड करती है। तो हमारे लिए ये बड़ा ड्रॉबैक है कि हम किस वेबसाइट को यूज़ करें, किस वेबसाइट को यूज़ ना करें। तो ये हमारे लिए ई शॉपिंग का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमेशा ट्रस्टेड साइट से ही, वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। तो हम वेरीफाई नहीं कर पाते या ऑफर के चक्कर में आ जाते हैं और हम कई सारे प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और हमारा डेटा लीक हो जाता है या हमारी इन्फॉर्मेशन उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मोड का यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन मोड में हम कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। तो कई सारे नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट्स हमारे उस डेटा का मिसयूज करती है, इलीगली उसे यूज करती है। तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, हम डेटा को इनसिक्योर फील करते हैं और हमारा डेटा लीक भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ पर्सनल टच। कि लैक ऑफ पर्सनल टच का मतलब ये हो गया कि जब पहले के टाइम पर जब ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी तो हम मार्केट जाते थे तो कई सारे जो घर के पर्सन से वो साथ में विजिट करते हैं तो एक पर्सनल टच बना रहता है। लेकिन आज इस फैसिलिटी का यूज़ करने पर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर बैठे बैठे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पर्सनल टच कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट है शिपिंग चार्जेस। कि कई सारी कंपनीज या कई सारी वेबसाइट्स के थ्रू जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग चार्जेस ऐड कर देती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी प्रोडक्ट को हम किसी मार्केट से जब परचेज करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम होती है, तो ये शिपिंग चार्जेस हमारे लिए एक्स्ट्रा लोडेड है। नेक्स्ट होता है डिले डिलीवरी इन रिमोट एरियाज। कि आज बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जब डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी करने पर अगर प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट को किसी रिमोट एरियाज़ के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जो प्रोडक्ट हमें जिस समय चाहिए उस समय अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम सिटी में रहते हैं और हमें किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है तो हम डायरेक्टली जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि डिलीवरी टाइम अगर लेट हो जाता है और जिस समय प्रोडक्ट चाहिए उस समय में नहीं मिल पाता है तो हमारे लिए वो यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट होता है रिफंड एंड एक्सचेंज फॉलोअप। कि दूसरी चीज़ ये है कि कई सारी ऑनलाइन पोर्टल्स या कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हमें रिफंड और एक्सचेंज का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती है। हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज नहीं कर पाते, रिफंड हमें टाइम टू टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। तो इस तरह से ई शॉपिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद नेक्स्ट ऑनलाइन सर्विस में जो टॉपिक आता है दैट इज़ ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन भी आज के टाइम का हमारा ऑनलाइन का सबसे बड़ा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा फैसिलिटी बन चुकी है। ई रिजर्वेशन फैसिलिटी मतलब क्या होता है? द कन्वीनियंट एंड ईजी वे ऑफ रिजर्वेशन इज कॉल्ड द ई रिजर्वेशन। कि द कन्वीनियंट एंड ईजी वे ऑफ रिजर्वेशन इज कॉल्ड द ई रिजर्वेशन। की ई रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आज हम किसी भी टाइप की टिकट बुकिंग या किसी भी टाइप की बुकिंग कराते हैं तो उसी फैसिलिटी को हम कहते हैं ई रिजर्वेशन। वी कैन बुक बस, ट्रेन एंड फ्लाइट टिकट. It also used to book ticket room, conference hall and tables in restaurant. कि आज हम घर बैठे बैठे किसी भी बुकिंग को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बुक करा सकते हैं, तो किसी भी टाइप की रिजर्वेशन बुक करा सकते हैं। तो इसी फैसिलिटी को हम कहते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन। आज इस ऑनलाइन रिजर्वेशन के भी कई सारे एडवांटेज होते हैं, सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ये है कन्वीनियंस, कि आज ई रिजर्वेशन के थ्रू बहुत कन्वीनियंट मेथड है, हमें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, हम किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और सारी रिजर्वेशन करा सकते हैं, घर बैठे बैठे विद इन सेकंड रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट बन चुका है। नेक्स्ट होता है स्कोप ऑफ डिस्काउंट।